हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्रिपल टी द टीचर टाइम। और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सिमेट्री एंड एलिमेंट्स के बारे में। ये जो आज का लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है आपका सिमेट्री एंड एलिमेंट्स के बारे में। जो मैं लास्ट टाइम जो पहला चैप्टर था, मैसी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर था, उसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो आज चलते हैं उसका अगले भाग, जो कि है सिमेट्री एंड इन नेचर। यानी कि ऐसा कौन कौन सा सिमेट्री है जो हम पढ़ते हैं जो नेचर में है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे कि मैं कल पूरे क्लास में डिस्कस किया था कि जो ग्रुप थ्योरी की क्लासेस है वो हमारे लोअर क्लास छठवीं सातवीं और आठवीं 6 7 8 की जो मैथ्स की ज्योमेट्री है वहां से हमने शुरू किया था। अब हम धीरे धीरे इसको केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था ज्योमेट्री के बारे में कि कैसे कैसे ज्योमेट्री होती है, कौन कौन सा ज्योमेट्री है, रेक्टेंगल है, स्फीयर है, या कोई भी ट्राइंगल है, इस सारे ज्योमेट्री में किस टाइप की सिमेट्री होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जियोमेट्री की जो चैप्टर है आपको नेचर में भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी जियोमेट्री है नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये देखिए, आपको ये बटरफ्लाई दिख रहा होगा, ये इतनी सिमेट्रिकल होती है, इतनी सिमेट्रिकल होती है कि अगर आप इसको प्लेन से बीच से अगर काटेंगे तो इसका जो दोनों भाग होगा एकदम एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो इस तरीके की भी जो सिमेट्री हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे दूसरा आपको ये दिख रहा होगा एफिल टावर का ये जो इमेज है, यहाँ पे भी एकदम सिमेट्रिकल है। अगर आपको स्टार फिश की मैं बात करूं तो ये भी एक प्रकार से सिमेट्रिकल ही है नेचर में। तो इसी वजह से हमको केमिस्ट्री में सिमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि अगर आपके जो कोई भी सिमेट्री सिटी में अगर हमको मॉलिक्यूल्स में जानना है तो सबसे पहले हमको नेचर को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज है नेचर में जो उसको बैलेंस करके रखता है। देखिए, सारी सिमेट्री की सिमेट्रिसिटी है इसमें। तो इस तरीके से हमको कहाँ पे जाना है? अब इसको इसको हमको लेके जाना है आपको केमिस्ट्री में। तो ये है था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जो सबसे पहला आपका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें मैं पहला बताया था आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री, और आइडेंटिटी। यानी कि ये चार, इससे पांच, कितने हैं? 1 2 3 4 5, पांच ऐसे एलिमेंट्स है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप्स के एलिमेंट्स है उस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में। तो अगर बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, तो उसका जो ऑपरेशन होता है उसको ऑपरेशन है, उसको बोलते हैं रोटेशन ऑपरेशन। इफ आई विल टॉक अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, यानी कि रिफ्लेक्शन एलिमेंट है उसमें। अगर आपको ये जानना है कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है या नहीं, या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो आपको ये रिफ्लेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये आपके ऑपरेशन है, ये आपके एलिमेंट्स है। फिर है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो मैंने पिछली वीडियो में एकदम अच्छे से बताया था कि कौन कौन से सेंटर से कितने टाइप्स के, अगर एक टाइप के किसी भी जियोमेट्री में एक टाइप का सेंटर होगा, और उस सेंटर ऑफ सिमेट्री से हम क्या करेंगे? इन्वर्ट करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या उसमें आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रोटेशन को अपना सी से डिनोट करते हैं, सेंटर से, ठीक है। वैसे ही ये रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, और ये आपको लास्ट दिखेगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिखा हूं, देखो, आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, ये अपना आई, सिग्मा और एस सी एन। तो इस तरीके से आपका जो चौथा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कहलाता है रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। यानी कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। और लास्ट की आइडेंटिटी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। दुनिया के या वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई भी जियोमेट्री हो, उसमें आइडेंटिटी जो है हमेशा प्रेजेंट रहेगा। यानी कि ये जो ई एलिमेंट्स है वो सब ऑब्जेक्ट में रहेगा बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो ये तो हुआ आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि आपके पांच ही टाइप के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कैसे जानते हैं कि इसमें रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन एलिमेंट्स है या रोटेशन ऑपरेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। जैसे देखो, सबसे पहला जो मैं बता रहा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? दिस इज द ऑपरेशन दैट ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास हमारे खुद की एक आइडेंटिटी है, हमको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हम ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल्स है, सारे के सारे के पास एक आइडेंटिटी रहता है। वैसे ही केमिस्ट्री में या साइंस की दुनिया में
सारे मॉलिक्यूल के पास एक आइडेंटिटी है। सपोज ये अगर वाटर शेप है, वाटर की ज्योमेट्री है, ये आपको दिख रहा होगा H2O, ये क्या है H2O, और ये क्या है अमोनिया NH3। तो इन मॉलिक्यूल की एक आइडेंटिटी है। दिस इज द ओनली ऑपरेशन और एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिटी रहेगा, चाहे उसमें कोई एलिमेंट और एलिमेंट्स रहे या ना रहे। तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट क्या है आपका डिफरेंट एक्सिस। अब देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सब दूसरा जो मैं बताया था। अगर हमको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होगा तो आपके पास तीन एक्सिस है थ्री डायमेंशनल में, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस में हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। कि सेंटर है आपका, ये सेंटर से तीन एक्सिस होता है थ्री डायमेंशनल में। अगर मैं वन डायमेंशनल की बात करूं तो वन एक्सिस होगा, या जीरो टू डायमेंशनल में तो टू एक्सिस। तो हमको पूरे थ्री डायमेंशनल में लेना है आपके मॉलिक्यूल को, क्योंकि अभी आपने देखा मॉलिक्यूल का जो शेप या ज्योमेट्री होता है, देखो थ्री डायमेंशनल दिख रहा होगा, ये स्फीयर, ठीक है। तो ये स्फीयर में आपका तीन एक्सिस होगा, एक्स वाई और जेड। ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे तीन एक्सिस जो दिख रहा है कैसे रहता है, ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री रहता है यहाँ पे। टू एक्सिस आर इन वन प्लेन, लेट अस विजुअलाइज दिस टू एक्सिस टू बी एक्सिस एंड एक्स, जेड एंड एक्स, जो जेड एंड एक्स। उसके बाद क्या है, ऑल द एक्सिस हैव द थ्री नेगेटिव एंड्स, यानी कि आपको मैथ्स के क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर इधर जेड एक्सिस है तो इधर क्या रहता है इसका माइनस जेड रहता है। अगर एक्स एक्सिस की मैं बात करूं, ये अगर जेड एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसका निगेटिव इन कहाँ रहता है, इधर माइनस एक्स। वैसे वाई का निगेटिव इन कहाँ रहेगा, माइनस वाई, और जेड का क्या रहेगा, माइनस जेड। इस तरीके से तीनों एक्सिस के निगेटिव एंड्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि कैसे ये इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आता है। इसमें एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, जो कि सबसे पहले मैं डिस्कस किया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या जियोमेट्री को 360 डिग्री, हमको पता है पूरे सर्कल का या स्फीयर का एंगल, स्फीयर का क्या होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 360 डिग्री से रोटेट करते हो, 360 डिग्री से रोटेट करते हो, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। जैसे एकदम सिंपल समझा रहा हूं, आपका H1 इधर दिख रहा है, हाइड्रोजन H2, इसको मैं 360 डिग्री से रोटेट किया, यानी कि ये पूरा रोटेट होके वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। हाइड्रोजन 1 आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 आपको लेफ्ट साइड में है, और H2 आपका राइट साइड में है, तो यहाँ पे राइट साइड में। लेकिन अगर मैं इस 360 डिग्री को आधे में, यानी कि 360/2 एक बार अगर रोटेट करता हूं, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 180, ठीक है। तो 180 मतलब एक बार होगा। तो इसको अगर 180 से रोटेट करते हैं तो देखिए H2 कहाँ चला जाएगा, इधर आ गया, और H1 कहाँ है, इधर। यानी कि ये अभी पूरे के पूरे जो ज्योमेट्री है अभी रोटेट नहीं हुआ है। एक 180 डिग्री से बस एक बार हमने रोटेट किया, तो इसका ओरिजिनल का आधा हिस्सा, यानी कि 180 डिग्री में रोटेट हुआ है। जब मैं इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहूंगा, तो फिर से मुझे एक बार इसको 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके ये ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट। ये आपका दो जियोमेट्री दिख रहा होगा, इससे ये और इससे ये, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्या है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन से एक्सिस से वो रोटेट होने वाला है। सी एन, ये यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। सपोज आपका 360 डिग्री पूरे सर्कल का एंगल है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू यहाँ 2 है, एन की वैल्यू 2 है, मतलब सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन की वैल्यू अगर 2 है तो 360 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 180। तो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर आपके पास दो आ, क्या है आपका सराउंडिंग एटम है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन,
तो आपके पास दो सराउंडिंग एटम है, इस वजह से आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम थीटा की वैल्यू अगर 180 रखते हैं या थीटा की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, जो भी है दोनों में सेम आएगा आपका, एक में डिग्री निकलेगा एक में एंगल निकलेगा। ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था वाटर का एग्जाम्पल, देखिए इसको 180 डिग्री से हम रोटेट किए, ठीक है, तो इसका एन की वैल्यू कितना था? एन की वैल्यू क्या है भाई? क्योंकि आपके पास मैं आपको बताया था कि जितनी बार आपको रोटेट करना पड़ेगा ओरिजिनल आइडेंटिटी, ओरिजिनल क्या लाने के लिए? मॉलिक्यूल लाने के लिए। ओरिजिनल लाने के लिए जैसे ये था वैसे ही मुझे 2 बार ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए इसमें थीटा की वैल्यू कितना आया? 2। और इसका टोटल आंसर कितना आएगा? एक तो C2 होगा, और अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये 180। आप दोनों रख सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई, अगर आपको 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ रहा है 180 डिग्री से, तो इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि ये अगर डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइड बाई 180, तो C2 आंसर आएगा। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा एक्सिस है? C2 एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, तो उसकी एंगल को आप फाइंड आउट करिए। पहले एंगल देखिए कि कौन से एंगल से वो जो 360 आपका जो मॉलिक्यूल्स है उसको हमको डिवाइड करना है, फिर इस तरीके से आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस, अब कल देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ये तो हुआ एक्सिस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे काम करता है इसमें।